हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी हिंदी व्याकरण में। यहाँ हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने यहाँ स्वर संधि में आपको स्वर संधि के 3 भेद आपको पढ़ा दिए, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी यहाँ पर आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहली संधि आपकी दीर्घ संधि है, जिसमें हमने क्या कहा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो वो हमेशा दीर्घ स्वर देगा। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, आ जाएगा, ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। और शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे? आपके पास कोई शब्द दिया होगा, आपको यहाँ से पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पर आ की मात्रा बीच वाले शब्द में, बीच वाले वर्ण में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आती है, तो आप उसे पहचान लेंगे कि ये आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि यहाँ पर दीर्घ का वर्ण का क्या आया है, उच्चारण आया है। देखिए जैसे अभीष्ट बड़ी ई की मात्रा, प्रतीक्षा में बड़ी ई, नारी में बड़ी ई, देवी में बड़ी ई, ऐसे ही यहाँ भी आप देखेंगे रविंद्र में बड़ी ई, मुनीश्वर में भी आपकी बड़ी ई, योगीश्वर में बड़ी ई, सतीश छा में भी आपकी बड़ी ई है। तो इसमें आपका क्या है, ये आपका दीर्घ संधि है। विधुदय, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ भी देखें मधुस्मा में भी बड़ी ऊ की मात्रा, इसी प्रकार से वधुर्जा में भी बड़ी ऊ की मात्रा, और सभी में देखें आप यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है। तो ये आपकी दीर्घ संधि को बताता है। इसके बाद आपने पढ़ा था गुण संधि। जब ओ या आ के बाद ए या ई आए या ओ या उ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। जैसे अ धन ई आपका ए, तो ओ या आ के बाद कुछ भी आए ई या ई हमेशा ए हो जाता है। दूसरा नियम था ओ या आ के बाद कुछ भी आए उ या उ, वो हमेशा आपका ओ हो जाएगा, और ओ के बाद ओ या आ के बाद री आए तो वो अर हो जाता है। और इसके उदाहरण भी हमने यहाँ पढ़े थे, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद वृद्धि संधि में हमने पढ़ा था कि यदि ओ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर ए यदि हो, और या आ के बाद ए या आई हो तो वो आई हो जाता है, और ओ या औ हो तो वो आपका औ हो जाता है। ये आपने पढ़ा था। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, शब्दों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें आपकी वृद्धि संधि है। आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, ऐसे ही औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। तो शब्दों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। फिर हमने तीसरा यहाँ पर यण संधि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसका भी हमने आधा आपको बता दिया था। ऊ का हमने नहीं किया था कि ई के बाद यदि अ आए तो वो य हो जाता है, ई के बाद यदि आ आए तो वो या हो जाता है। इसके उदाहरण भी आपको बता दिए हैं नोट में भी। ऐसे ही बड़ी ई के बाद यदि अ आए तब भी य, ऐसे ही बड़ी ई के साथ भी होगा। आ आए तो या, ओ आए तो यू। और यहाँ देखें, ध्यान रखना है यहाँ पर ई नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखें ऊ आया तो यू, ए आया तो ये, आई आया तो यही। इसी प्रकार से ओ और ओ के बाद यदि अ आए तो वो व हो जाता है, ओ के बाद यदि आ आए तो वो आपका वा हो जाता है। ऐसे ही ओ के बाद ए आए तो वी। ऐसे ही सब में जो है इस प्रकार से मात्राएं लग जाती हैं। तो शायद ये आपने पढ़ लिया था यहाँ तक, ठीक है ना। और यहाँ हमने आपको री के बाद अ, ये रॉ, ये शायद ये आपको नहीं पढ़ाया था, इसको आपकी क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। तो री के बाद यदि अ आए तो वो रॉ हो जाता है, री के बाद यदि अ आए तो वो रॉ हो जाता है, री के बाद आ आए तो वो रा हो जाएगा। इसको आज पढ़ेंगे। री के बाद ओ आए तो वो रु हो जाएगा, और री के बाद ए आए तो वो आपका री हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। और उदाहरण भी हमको यहाँ से बताएंगे आप, ठीक है। तो ये तो इसके तो आपने उदाहरण हमने नोट में भी कर लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ के बाद यदि अ आए तो वो हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक उदाहरण, हालांकि मैंने इसको करा दिया है। मधु धन अरि, मधु में ओ है और धन अ है, ओ धन अ आपका व हो जाता है। तो देखिए यहाँ व, और जब यहाँ से आप ओ निकालेंगे तो आधा ध यहाँ पर बचेगा, तो मध्वरी, ठीक है। ऐसे ही गुरु धन आदेश,
तो जब आप यहाँ से उ की मात्रा निकालेंगे या उ का स्वर निकालेंगे तो यहाँ पर आधा रॉ बच जाएगा और यहाँ पर है आ। उ धन आ आपका वाह हो जाता है, तो देखिए यहाँ वाह, और जो आधा रॉ यहाँ बच गया था उसको हमने यहाँ ऊपर लिख लिया है, तो क्या हो गया, गुरुवादेश। ठीक है, इसी प्रकार से ये उदाहरण भी है, इनको भी आप देख लेंगे। ओ के बाद यदि ई आए तो वी हो जाता है, तो देखें अनु धन इति, अनु में छोटा ऊ है और यहाँ पर ई है, ओ धन ई वी, तो देखें वी आया, और जब यहाँ से आपने ओ निकाला तो आधा नौ यहाँ बचा, तो ये आधा नौ यहाँ पर है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुधन ईशा, तो इसमें भी छोटा ऊ और बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा वी, उ धन ई आपका हो जाएगा वी। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से जब आप उ निकालेंगे तो आधा नौ यहाँ बचेगा, ये हमने उसमें कर लिया है नोट में। ठीक है, तो अब आपको यहीं से समझा देते हैं। अनु धन ईशा, तो अनु से आपने उ निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, आधा नौ बचा। ठीक है, आधा नौ, इसको हलंत के साथ लिखते हैं। और धन ई, तो उ धन ई आपका वी हो जाता है, ये आपको यहाँ पढ़ा दिया, और आधा नौ यहाँ पर था तो अनवीशा। ऐसे ही अनुधन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा वे और यहाँ पर आधा नौ। ठीक है, पितृ, अब देखें यहाँ पर री के बाद, इसको भी लिखें आज आप, अभी आपने ये नहीं लिखा था, री के बाद यदि अ आए तो वो र हो जाता है। बहुत ध्यान से आपको देखना है, री के बाद यदि आपका अ आए तो वो र हो जाता है, आ आए तो रा हो जाएगा, ओ आए तो रु हो जाएगा, और ई आए तो आपका री हो जाएगा। चलिए, पितृ, पितृ, और इसमें मात्रा है किसकी, री की, तो इसको जब आप निकालेंगे यहाँ से पितृ से, त्र से, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो इसको आप त धन री हो जाएगा। ठीक है ना, ये आधा तो, और यहाँ पर अ है, तो री धन अ क्या होता है, र होता है। ठीक है, तो ये आपका देखें, तो यहाँ से आपका क्या हो गया है, पितृर्पण। ठीक है, ठीक है, और त धन र आप जानते हैं, आपने इसको वर्णमाला में वर्ण विच्छेद में आपको पढ़ाया था, वर्ण जहां पर हमने पढ़ा था वर्णमाला, तो वहां पर आपको बताया था त धन र आपका क्या हो जाएगा, त्र। ठीक है, तो ये हो गया पितृर्पण। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी आएगा, तो यहाँ पर पहले आपके पास क्या आया था, इधर आपके पास क्या आया था, री आया था और अ आया था, री और अ का मेल यहाँ र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से तो था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पितृर्पण। ऐसे ही मात्र धन आदेश, मात्र धन आदेश, त्र, इसमें आप री, ठीक है, धन आ क्या हो जाएगा, त्रा, आ की मात्रा यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा मात्रादेश। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हैं उ वाले, इनको भी आप कर लेंगे। तो ये आपका सभी किसमें है, ये आपका है यण संधि में। ठीक है, और अब है आपका यहाँ पर अयादि संधि, हेडिंग डालेंगे अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि, तो देखें यहाँ क्या लिखेंगे आप, कि यदि पहले शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, बहुत ध्यान से लिखना है कि यदि पहले शब्द के अंत में अब क्या आएगा, ए, आई, ओ, औ, इससे पहले वाली संधि में क्या आया था, ए और ओ आया था, ए, ई, ओ, उ और री आया था। अब यहाँ पर अयादि संधि में क्या कहा गया है, अंतिम संधि है, ये आपकी पांचवी स्वर संधि का पांचवा भेद। तो यहाँ पर क्या कहा कि पहले शब्द के अंत में यदि क्या आ जाए, ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो उन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आई हो जाता है, किसका, ए के मेल से, आई के मेल से आई, ओ के मेल से औ और औ के मेल से आपका क्या हो जाएगा, आओ हो जाता है। तो जब भी आपको इस प्रकार से दिखे आई, औ, तो इसमें आपका कौन सी संधि है, अयादि संधि है। इसे लिखें कि यदि पहले शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे देखें ए के बाद यदि अ आए
तो वो आपका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आई के बाद अ आया तो आई हो जाएगा। ओ के बाद अ आए तो औ हो जाएगा। और औ के बाद अ आए तो वो आपका औ आओ हो जाएगा। इसको आप लिख ले सभी। अब यहाँ देखें, से धन अन, से धन अन। अब आप देखें यहाँ पर क्या है? ए की मात्रा है, इससे आप स्वर निकालें। ए धन अ आया है, ए धन अ आपका आ गया है। क्या हो जाएगा आपका? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सयन। ठीक है। आधा सौ यहाँ पर था, फिर अ है और यन, अन यहाँ पर है ही। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, से जैसे आपने लिखा है धन अन, से धन अन, इससे यदि आपने ए निकाल दिया तो आधा सौ यहाँ बच जाएगा। ठीक है। और धन आपका यहाँ पर अन आपके पास है ही। ठीक है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर आई। क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, 100 धन, इसको जोड़ें, ये आधा 100 है, इसके साथ जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यन। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं, तो आई हो गया। ये अ किसके साथ जुड़ेगा? इस आधा 100 के साथ, तो ये पूरा अ हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर सयन। ठीक है। ऐसे ही गई, इसमें आई की मात्रा धन अक, तो गई से आपका आई हो जाएगा। तो आई यहाँ से आधा गौ, और यहाँ पर आई के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा गाय। ठीक है। गा यक, अक है यक, क्योंकि यहाँ य आया है तो क्या हो जाएगा? गा यक। ठीक है। ऐसे ही भो में ओ और यहाँ अन, तो ओ धन अ अव, तो हो जाएगा भ, भ से आपका अव हुआ है। ठीक है। और इससे आपने ओ निकाला तो वो आपका अव हुआ है। और इस भ के साथ, आधा भ था, इसके साथ अव जोड़ेंगे तो हो जाएगा भवन, भवन। ठीक है। ऐसे ही औ में अ जोड़ें तो आओ हो जाता है। देखिए पौ है, इससे यदि आपने औ निकाल दिया तो यहाँ पर आपका आधा पौ बच जाता है। और धन में अक, ओ है। ठीक है। तो इन दोनों के मेल से आपका क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। क्या हो जाता है? आओ। अब इसके साथ जब जोड़ेंगे इसको धन पौ, तो ये हो जाएगा आपका क्या? पा, इसके साथ जुड़ जाएगा ये पौ, पा ब क, तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा पावक। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप जोड़ें, चे में एक ही ए का स्वर है, ए धन अ, क्या हो जाएगा? आई, और यहाँ पर आप फिर लिखेंगे चयन। गई में आई है, आई धन अ आपका आई हो जाएगा तो ये हो जाएगा गायन। ठीक है। इसी के साथ जोड़ेंगे, इस आधा गौ के साथ, गायन। ओ में ओ है और यहाँ पर अन है, तो ओ धन अ आपका औ आता है, तो यहाँ पर पौ में औ का स्वर आ रहा है, पौ में औ का स्वर आ रहा है। धौ धन अक, धौ में औ का स्वर है, औ धन अ आपका क्या हो जाएगा? आओ। तो देखें, धाव, धाव में किसका स्वर आया? आओ का। ठीक है। तो ये हो जाएगा धावक। ठीक है। पीछे से अक तो था ही। तो देखो, ए धन अ आपका आई, से धन अन, तो ये हो जाएगा सयन, अन आय, सय। ठीक है। ऐसे ही आय, तो यहाँ पर गाय, अव भव। फिर देखें आओ, तो यहाँ देखें आप पाओ। उच्चारण किसका आ रहा है? इन्हीं शब्दों का आ रहा है, इन्हीं ध्वनियों का उच्चारण आ रहा है।
यहाँ देखें आपका यहाँ पर भी क्या है, आय है तो चय, फिर आय है तो गाय, फिर औ है तो पौ, तो देखें आव है तो धाव। इसे लिखें जल्दी से, ये है आपकी अयादी संधि और इसी के साथ आपका स्वर संधि के जो भेद हैं वो सब हमने कर लिए हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन किसी शब्द में आता है उसे स्वर संधि कहते हैं और यहाँ पर हमने स्वर संधि के भी 5 भेद पढ़ लिए। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए अब आपने ये लिख लिया होगा अयादी संधि। अब है व्यंजन संधि, आगे आपका है नेक्स्ट व्यंजन संधि। चलिए स्वर संधि किसे कहते हैं, जिसमें आप दो स्वरों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उस स्वर में जो परिवर्तन, उस शब्द में जो परिवर्तन आता है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरी आपकी क्या है, व्यंजन संधि और तीसरी आपकी विसर्जन संधि। चलिए व्यंजन संधि क्या होती है, किसी व्यंजन का स्वर से, देखिए यहाँ पर किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसी को आप क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जगत धन अम्बा, तो ये हो जाएगा जगदम्बा। अब देखें यहाँ पर, यहाँ आपके पास तौ है और आपको कई बार बताया है कि ये जो तौ है ना इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, ये हलंत है, इसमें यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है। यदि ऐसा लिखा होता तो इससे हम स्वर को अलग निकाल सकते थे इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जगत धन अम्बा लिखा हुआ है, जगत के अंतिम वर्ण में देखें यहाँ पर तौ है वो भी हलंत के साथ, तो यानी कि ये तो व्यंजन है, ये क्या है, ये आपका व्यंजन है। ठीक है, तो जगत धन अम्बा और यहाँ पर आपका स्वर है। चले अनु धन छेद, अनु धन छेद। अब यहाँ पर आप देखें उ धन छ और छ यहाँ पर क्या है आपका। अब क्योंकि हम यहाँ पर देखें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या कहा, 3 चीजें कही हैं, व्यंजन का स्वर के साथ करें या तो आप मेल, या तो आप स्वर का व्यंजन के साथ मेल करें या व्यंजन का व्यंजन के साथ करें। यानी कि यहाँ पर आपने देखें छेद को भी जब आप इस छे को आप जब विच्छेदित करेंगे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपके पास एक तो ये आधा छ हलंत के साथ आएगा और साथ में अ भी आएगा। इतना आप समझ गए। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है, वो पहले आ चुका है अर्थात पहले स्वर आ चुका है, तो अब आप स्वर को ना लेकर के किसको लें, किसके साथ जोड़ें इसे, इसको जोड़ेंगे आप इस छ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको जोड़ेंगे तो आप ये आपके पास छ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ स्वर आया है और यहाँ पर व्यंजन आया है। फिर देखिए सत धन भावना, तो सत तो यहाँ विदाउट स्वर है, यानी यहाँ पर कोई भी स्वर रहित है, ये इसमें स्वर नहीं है, तो ये आपका व्यंजन हो गया है। और भावना से आप क्या निकाल सकते हैं, भावना को आप फिर से तोड़ें, भावना, भावना, देखिए इसको ना लिखें भावना, तो देखिए इससे भा से तोड़ेंगे जब आप भा को तो क्या हो जाएगा, एक तो भ हो जाएगा धन आ हो जाएगा और जोड़ेंगे किसको आप, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है और पहले क्योंकि आपका भ आया था, तोड़ करने के बाद तो भ के साथ ही जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर त और भ दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, व्यंजन और व्यंजन का मेल हुआ है, अर्थात व्यंजन संधि में आपके पास 3 प्रकार से आ सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहले में आपके पास व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, दूसरे में आपके पास स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है, तीसरे में व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो सकता है। अब इसके लिए भी कुछ यहाँ पर नियम हैं कि जब आप स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, जब आप स्वर व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ेंगे या फिर व्यंजन को व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, इसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के हम इसके स्वर, इसके संधि को हम कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन के प्रकार, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ भी दिया है कि व्यंजन और स्वर का मेल, पहला प्रकार तो यही है। दूसरा प्रकार क्या है, स्वर और व्यंजन का मेल, ये है। और तीसरा यहाँ पर प्रकार है व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। तो किस प्रकार से ये मेल हो रहा है ये आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो पहला है आपका व्यंजन का स्वर के साथ मेल, व्यंजन का
व्यंजन और स्वर का मेल। तो देखिए यहाँ जगत धन ईश, जगत धन ईश, इसमें स्वर व्यंजन है तो, और इसमें क्या है स्वर है, तो त धन ई यहाँ पर दी लिखा है। अब आपको डाउट हो गया है कि मैम ये कैसे आया है, इन्हीं नियम को आप आगे पढ़ेंगे। इन तीनों को अभी मैं आपको सिंपल सा ये बता रही हूँ कि व्यंजन और स्वर का मेल होता है पहले में, ये पहला नियम है, ये पहला प्रकार है। दूसरा स्वर का व्यंजन के साथ, और ये दी कैसे आया इसके हमारे पास बहुत सारे नियम है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्यंजन था और ये आपका स्वर है, तो व्यंजन और स्वर का मेल हुआ और स्वर के शब्द में परिवर्तन आ गया जगदीश। ऐसे ही ये आपका व्यंजन है और ये स्वर है और इन दोनों के मेल से गी आ गया है। कैसे आया आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन आया है, वागीज शब्द में परिवर्तन आ गया है, तो ये आपका क्या हो गया है, व्यंजन और स्वर का मेल हो गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, स्वर और व्यंजन का मेल, यानी कि पहले अब स्वर आएगा और फिर व्यंजन आएगा। तो देखिए आधन छादन, आच्छादन, आधन छ, पहले आ आया स्वर और फिर छ आया व्यंजन, आधा च और छ आया है। कैसे आया आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना देखें कि हम स्वर और व्यंजन का यहाँ पर क्या हुआ है, मेल हुआ है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। ठीक है, इन सभी नियमों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ आपका स्वर है और छ आपका व्यंजन है। ऐसे ही यहाँ पर तो आपका क्या था, व्यंजन था और स्वर आपका ई था। ऐसे यहाँ पर क आपका व्यंजन और ई आपका स्वर था। अब यहाँ पर देखिए स्वधन छंद, स्वच्छंद, और इसमें अधन छ आ गया है, यानी कि इससे आपका आधा च और छ आया। इसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमें ये देखना है कि अ और अ क्या है, एक स्वर है और छ आपका एक व्यंजन है। तो दूसरा नियम, दूसरा प्रकार क्या है, स्वर और व्यंजन का मेल कैसे होता है। ये तीसरा प्रकार है कि व्यंजन संधि में आपके पास एक व्यंजन और व्यंजन का मेल भी हो जाता है। जैसे सम धन गत, तो सम में आपका मो है और इसका प्रथम वर्ण आपका ग है, तो मो धन ग, आधा मो और ग। नियम तो आगे पढ़ेंगे कैसा आया, लेकिन फिलहाल हमें प्रकार पढ़ना है कि मो और ग दोनों ही क्या है, आपके व्यंजन है। तो मो भी व्यंजन, ग भी आपका व्यंजन है, तो व्यंजन और व्यंजन के मेल से भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, देखें फिर सत धन जन, सज्जन, त धन ज, तो भी व्यंजन और ज भी व्यंजन, आधा ज और ज आया है। अब देखें जो कि आपको अभी आपको डाउट था इससे पहले कि व्यंजन संधि में जो आप मैम ये मो और ग को मिला रहे हैं और उसके बाद आधा मो और ग लिख रहे हैं, ये कैसे आया, ये तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये तो आधा मो की तरह क्या करता है, ट्रीट करता है, और ये आपका ग आया है, इसको तो सिंपल सा लिख लेंगे। ये आधा आपका, ये जो त और ज है इसके नियम है आगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इन तीन प्रकार को लिखें कि व्यंजन और स्वर का मेल, दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल, और तीसरा है व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो व्यंजन संधि के तीन प्रकार, सबसे पहला आपका स्वर और व्यंजन का, या फिर आप चाहें तो व्यंजन पहले लिख लें, व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, और तीसरा है आपका व्यंजन और व्यंजन का मेल, इसे तीसरा लिखें। ठीक है, ये तीसरा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ इतना तो प्रकार तो देख लिया है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि तो और ई को जोड़ा तो दी आ गया, ये बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। और क और ई को जोड़ा तो गी आ गया, इसमें भी हमें डाउट है। फिर आ और छ, ये तो प्रकार तो हमने जान लिए कि या तो एक व्यंजन होगा या एक स्वर होगा, यानी कि व्यंजन संधि में कम से कम एक व्यंजन तो होना ही चाहिए। अगर दोनों स्वर हैं तो वो आपकी स्वर संधि कहलाती है, और कम से कम एक व्यंजन है तो वो आपका व्यंजन संधि कहलाती है। इतना तो हमें यहाँ से समझ में आ गया है। अब हमें यहाँ डाउट है कि त और ई जोड़ करके दी कैसे आया, क और ई जोड़ करके गी कैसे आया। फिर हमें ये डाउट है कि आ और छ को जोड़ा तो आधा च और छ कैसे आया, फिर अ और छ को जोड़ा तो ये आधा च और छ कैसे आया, ये हमें डाउट है। ठीक है, और फिर हमें ये डाउट हो रहा है, चलिए यहाँ तो आप कर सकते हैं कि आधा मो था और आधा गौ था, इससे तो ये जुड़ गया। ये आधा तो यानी कि हलंत के साथ, और जौ, ये आधा जौ कैसे हो गए आधा तो यही नियम, यही डाउट हमें आगे क्लियर करने हैं इन व्यंजनों, व्यंजन संधि के कुछ नियम पढ़ करके। और जैसे ही हम इन नियमों को पढ़ेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम। चलिए
रूल्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट को जब आप जोड़ते हैं उसके कुछ रूल हैं और उनको जोड़ने के बाद किस प्रकार का परिवर्तन आया है, उन परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, उन नियमों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखें पहला नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या होते हैं आपने पढ़ा है क ख ग में। देखें मैं स्वतंत्र रूप में यहाँ पर व्यंजनों को लिख रही हूँ, क ख ग घ और अंग, सभी स्वतंत्र रूप में हैं अर्थात हलंत के साथ हैं। यदि स्वर जोड़ दें तो ये हलंत हट जाएंगे, ठीक है, और उनमें स्वर की मात्रा लगेगी। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस हलंत को हटा देगा, इसके अलावा अ यहाँ पर कुछ काम नहीं करता है। और बाकी जो स्वर हैं उनकी मात्राएं जुड़ जाती हैं इन व्यंजनों के साथ, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें क्या कहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का। अब वर्ग क्या होता है, देखिए यहाँ भी लिखा है क वर्ग, जो आपके पास क्या है, जो व्यंजन है उनके पहले वर्ण के आधार पर ही उनका नाम रख दिया है। जैसे ये क है, इसके बाद च आता है तो इसको क वर्ग कह दिया, इसको च वर्ग कह दिया, फिर ट आएगा इसको ट वर्ग कह दिया, इसी प्रकार से फिर त आएगा उसको त वर्ग कह दिया। तो यहाँ पर आप इतना तो जानते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात किसी भी वर्ग में क ख ग घ अंग 5 यहाँ पर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, और कितने वर्ग बनाए गए हैं? 5 वर्ग हैं। बाकी य र ल से हम आगे उसको वर्ग में डिवाइड हमने नहीं किया है, 5 वर्ग बनाए हैं व्यंजनों के। पहला वर्ग है क, फिर है च, फिर ट, फिर त और फिर प, 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में पहले वर्ण के जो नाम हैं उन्हीं के आधार पर उनके वर्गों के नाम भी रखे हैं। यानी कि इसको क वर्ग कह दिया, यानी कि जो वर्ण जो व्यंजन पहले है उसी के नाम पर उसका वर्ग का नाम भी रख दिया, अर्थात इसको क वर्ग कहा, इसको च वर्ग कहा, इसको ट वर्ग, फिर आपका त और फिर आपका आ जाएगा प वर्ग। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इन्हीं के आधार पर नाम भी रखे हैं। और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। कितने हैं? 5 वर्ण हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का, अर्थात क च ट त प। ठीक है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण पर, अर्थात देखो पहले मैं क की बात करूं, क पहला है, दूसरा और तीसरा, यानी कि क का ग में कैसे परिवर्तन, देखा आपने ऊपर देखा कि बिल्कुल अलग ही वहां पर आ रहा था। क्यों आ रहा था? कुछ नियम है। तो वर्ग के पहले वर्ण का आप तीसरे वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, इसके नियम है। क्या नियम है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, देखो क च ट त प, ये सभी क्या है? वर्ग के पहले वर्ण हैं, के बाद क्या आ जाए? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा पहले, पहले का क ग फिर घ, ठीक है, ये चौथा है, फिर ज झ ड ढ द ध ब भ, ये कौन से हैं? तीसरे और चौथे। इसके लिए आपको ये वर्णमाला बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी है तो जल्दी से लिख लें, क ख ग घ ग अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ, और इस तरह से आप लिख लें फटाफट से उसको। ठीक है, तो ये जो है जब आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो फिर आपको ये आ जाएगा। तो अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए। क्या कहा है? बहुत ध्यान से देखें कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी कि क च ट त प, इनके बाद कोई भी तीसरा या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण सब लिखे हैं इसमें, जितने भी तीसरे और चौथे हैं, ये पहले के तीसरे चौथे, दूसरे के तीसरे के चौथे के और पांचवें के। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारे पास 5 वर्ग हैं तो हमने पांचों के तीसरे और चौथे वर्ग क्या लिख दिए हैं? वर्ण भी लिख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बाद य र ल व ह में से, अब देखो इसको स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है तो हमें इसको क्या करना है?
हमें इसे भी देखना है। ठीक है, अब पढ़ने के लिए मुझे अ की मदद लेनी पड़ रही है, हालांकि हम इसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं। में से कोई भी व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यहाँ पर वर्ग होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि क ग में, च आपका ट में, सॉरी क आपका किस में, ग में, च ज में, ट आपका ड में, त आपका द में, प आपका ब में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना आप लिखिए, कल की क्लास में हम इसको उदाहरणों के साथ इसको पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।